अंधकार से भरी उस रात में तक्षशिला की गलियों में एक असामान्य सन्नाटा था। चंद्रमा आधा ढका हुआ था, जैसे स्वयं आकाश भी किसी बड़े षड्यंत्र का साक्षी बनने जा रहा हो। उसी सन्नाटे में एक साधारण वेश में लिपटा हुआ व्यक्ति नंगे पांव, मस्तक पर जटाओं का भार लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। ये कोई सामान्य ब्राह्मण नहीं था। उसकी आंखों में ज्वाला थी, मस्तिष्क में तूफान और हृदय में एक ऐसा संकल्प जो पूरे भारतवर्ष का भाग्य बदलने वाला था। वो था चाणक्य। चाणक्य को लोग क्रोधी कहते थे, अहंकारी कहते थे, पर कोई ये नहीं समझ पाया कि उसके क्रोध के पीछे राष्ट्र की पीड़ा थी और उसके अहंकार के पीछे आत्मसम्मान की अग्नि। उसी रात उसे तक्षशिला विश्वविद्यालय से अपमानित कर निकाल दिया गया था। कारण, उसने मगध के नंदवंश के अत्याचारों के विरुद्ध सत्य बोल दिया था। नंद राजा के दूतों ने उसके वस्त्र खींचे, उसके शिखा को अपमानित किया और सभा में ठहाके लगाए, पर वे ये भूल गए कि उन्होंने किसी व्यक्ति का नहीं, एक युग का अपमान किया है। चाणक्य ने उस दिन अपने टूटे हुए केशों को हाथ में लिया और शपथ ली कि जब तक मगध का सिंहासन किसी योग्य के हाथों में नहीं जाएगा, तब तक ये शिखा बंधेगी नहीं। ये कोई सामान्य प्रतिज्ञा नहीं थी, ये इतिहास की दिशा बदलने वाली प्रतिज्ञा थी। समय बीतता गया, मगध का साम्राज्य स्वर्ण में डूबा हुआ था, पर जनता भूखी थी। राजा धनानंद के महल में रत्नों की चमक थी, पर गांवों में बच्चों की आंखों में आंसू थे। चाणक्य ये सब देख रहा था, चुपचाप, धैर्यपूर्वक। वो जानता था कि तलवार से साम्राज्य जीता जा सकता है, पर बुद्धि से साम्राज्य रचा जाता है। एक दिन गंगा के किनारे उसने एक बालक को देखा। साधारण वस्त्र, पर आंखों में आत्मविश्वास। बालक मिट्टी से खेलते खेलते राजमहल बना रहा था और साथियों को आदेश दे रहा था। चाणक्य रुका। उसने बालक से पूछा, यदि तुम राजा होते तो क्या करते? बालक ने उत्तर दिया, पहले अपने राज्य को सुरक्षित करता, फिर प्रजा को न्याय देता और जो अत्याचारी हो उसे दंड। चाणक्य मुस्कुराया। वर्षों बाद ये वही क्षण था, यही था चंद्रगुप्त। यहीं से शुरू हुआ वो अदृश्य युद्ध जो तलवारों से नहीं, रणनीतियों से लड़ा गया। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को केवल युद्ध नहीं सिखाया, उसने उसे राजा बनने की सोच सिखाई। जंगलों में प्रशिक्षण हुआ, भूख सहना सिखाया गया, विश्वासघात पहचानना सिखाया गया। हर हार के बाद चाणक्य केवल एक बात कहता, हार मत देखो, कारण देखो। धीरे धीरे चंद्रगुप्त की सेना बढ़ी, पर वो सेना से अधिक एक विचार था। चाणक्य ने नंद के दरबार में जासूस भेजे, व्यापारियों को अपने पक्ष में किया, सेनापतियों के मन में संदेह बोया। बिना एक भी युद्ध लड़े आधा मगध भीतर से खोखला हो चुका था। यहीं पर कहानी का वो क्षण आता है जहां मैं आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। अगर आपको इतिहास की ऐसी कहानियां पसंद आती हैं जहां बुद्धि तलवार से भारी होती है, जहां हर दृश्य में रणनीति छिपी होती है, तो अभी इस कहानी को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो और भी खतरनाक है। अब लौटते हैं कहानी पर। नंद राजा को जब विद्रोह का आभास हुआ, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। चाणक्य ने अंतिम चाल चली। उसने जनता के बीच ये संदेश फैलाया कि राजा का खजाना जनता की मेहनत से भरा है और वही खजाना जनता का है। एक रात मगध बिना रक्तपात के गिर गया। धनानंद भागा, सिंहासन खाली पड़ा था। पर चाणक्य सिंहासन पर नहीं बैठा। उसने चंद्रगुप्त को आगे किया, क्योंकि चाणक्य जानता था वो राजा नहीं बनना चाहता, वो राजा बनाना चाहता है। चंद्रगुप्त मौर्य मगध का सम्राट बना, पर असली साम्राज्य तब शुरू हुआ जब चाणक्य ने अर्थशास्त्र की रचना की। ये केवल ग्रंथ नहीं था, ये शासन की आत्मा थी। उसमें लिखा था कि राजा को कैसे सोचना चाहिए, शत्रु को कैसे हराना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण, प्रजा को कैसे सुरक्षित रखना चाहिए। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर महान व्यक्ति का सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, भीतर होता है। सत्ता, अहंकार और विश्वासघात, ये तीन बीज हर साम्राज्य को नष्ट कर सकते हैं। और आगे की कथा में चाणक्य को इन्हीं से लड़ना था। ये तो केवल शुरुआत थी। चाणक्य का असली युद्ध अभी बाकी था। पार्ट 2 के लिए कमेंट करें।